हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में। यह एग्जाम जो है आगामी 3 वर्षों के लिए वैलिड होने वाला है, जिसकी वजह से इस बार इस परीक्षा में काफ़ी कंपटीशन बढ़ने वाले हैं। पेपर का लेवल भी काफ़ी हाई होगा, लेकिन जो भी पेपर बनाया जाएगा वो आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बनाया जाएगा। टफ तो बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि जीएस का पोर्शन काफी टफ आने वाला है। लेकिन जितना अब तक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेट एग्जाम कराया है, तो अब आज भी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पेट एग्जाम कराएगा। अब बात करते हैं कि पेट एग्जाम में सिलेबस क्या है। चलिए आइए देखते हैं। पेट एग्जाम का सिलेबस 2025 का सिलेबस है। ये देखिएगा, 2025 के सिलेबस में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की है, जो कि आपका पूर्णांक भी 100 है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जीएस का होगा। जीएस के सभी पार्ट को मिलाकर के 50 नंबर अकेला है। इसका मतलब है कि यदि आप अदर को छोड़ दिया जाए तो जीएस ही एक ऐसा पार्ट होगा जो आप उसके माध्यम से पेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा इसका मतलब हो गया कि ये 50 खुद अकेला है इस 100 में। अब 100 में यदि 50 अकेला है तो इसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसे देखते हुए आज हम लोग इस सिलेबस पर काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। और बाकी टोटल जो है सभी सब्जेक्ट 50 हैं। मतलब कि इसके अलावा यदि आप जीएस में 40 से 45 सही कर ले जाते हैं तो और सब्जेक्ट में एवरेज जाएंगे तो भी आपका 75 से 80 पहुंच जाएगा, जिससे आप यूपी ट्रिपल एससी में निकलने वाले कोई भी विज्ञापन को आप आसानी से भर सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन भी क्लास शुरू कर दिया है। 7 से 8 आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की सुविधा भी शुरू कर दिया गया है, जो कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एससी के आने वाली परीक्षाओं के लिए है, यूपीएसआई के लिए है, और यहाँ तक कि आरओ को भी कवर कर लेगा। यूपी पुलिस एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि इसका जो पहला चैप्टर है, जैसे भारतीय इतिहास में यहाँ पर 5 अंक इन्होंने लिया, जिसमें पाषाण काल को छोड़ दिया गया है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता मतलब जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और जो है यजुर्वेद, ये चारों वेदों के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानना है, उनके जीवन और उन्होंने क्या क्या किया था, कहाँ पे पहला उपदेश दिया, और बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन दे सकता है। जैन धर्म में पहले तीर्थकर 23वें और 24वें, इन्हीं तीर्थकरों के बारे में जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब आपको बताया जाएगा। तो बात ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैन धर्म में ज्यादातर अभी तक ग्रंथ और जैन धर्म के जो मंदिर हैं, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर है, खजुराहो में है, गोमतेश्वर है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। बौद्ध धर्म के मठ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसका मतलब यूपी ट्रिपल एससी लगातार इस पर क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग उसी अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे। मौर्य वंश में केवल एक सम्राट की बात करता है, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के जितने भी स्तूप हैं, सम्राट अशोक का शासन है। लेकिन इसके अलावा मौर्य वंश में हम लोगों ने थोड़ा सा चंद्रगुप्त और फिर आपका कह सकते हैं बिंदुसार, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी जो अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक ही इसका मुख्य सिलेबस रहा है। अब आते हैं गुप्त वंश। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय 2 लोगों की बात करता है। इसका मतलब है कि रामगुप्त की बात नहीं करता है, बस केवल इन्हीं दोनों की बात करता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और यही आपका जो है सिलेबस रहा है, जिसमें आप हर्षवर्धन साम्राज्य भी देखेंगे। हर्षवर्धन साम्राज्य एक अंतिम हिंदू जो है शासन में रहा है, जिसका मतलब है कि प्राचीन इतिहास में इसके बाद मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, जहाँ पे मुस्लिमों का शासन शुरू हो जाता है। तो जब मुस्लिमों का शासन शुरू होता है तो वो हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं,
और उसे हम लोग जो है मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो आपको जो है दिल्ली सल्तनत से और मुगल साम्राज्य से, इसके अलावा राजपूत काल बीच बीच में जो है कुछ राजपूत काल आए, जो थोड़ा सा उसका भी हम लोगों ने इतिहास का परिचय समझ लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो जाएगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ा है और क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा है, किस तरह का आर्थिक प्रभाव, मतलब कि अंग्रेज हम लोगों को किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन करते हैं, अंग्रेज यहाँ पर ददनी प्रथा लगाते हैं, अंग्रेज यहाँ पर जो है हड़प नीति का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे आर्थिक स्थितियों को किस तरह से प्रभावित करता है। ये सभी बातें हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी इतिहास का एक पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आधुनिक इतिहास का पार्ट है। अभी तक आपने मध्यकालीन इतिहास देखा, तो इसमें हम लोगों ने को क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, जब आंदोलन शुरू हो रहा था, जब ये लड़ाई हो रही थी मतलब कि अपने देश को स्वतंत्र करने का, तो प्रारंभिक आंदोलन क्या था, जिसमें आप देखेंगे कि इस प्रारंभिक आंदोलन में सबसे पहले शुरू होता है 1857 की क्रांति है। इसके अलावा छोटे मोटे आंदोलन हम लोगों ने बंगाल विभाजन को लेकर स्वदेशी आंदोलन चलाया, ऐसे करके जो बहुत छोटे छोटे विरोध किया, गदर पार्टी की स्थापना किया गया और कामागाटा मारू जैसे प्रकरण किया गया। इसके बाद होम रूल लीग लाया गया, सविना अवज्ञा लाया गया, असहयोग लाया गया, भारत छोड़ो लाया गया। तो ये स्वाधीनता आंदोलन का एक प्रारंभिक वर्ष हो जाएगा। और स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, इसका मतलब है कि स्वदेशी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही। जैसे आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में जो है कई भारत के अलग अलग नेताओं ने भी भाग लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो आपका नमक तोड़ो आंदोलन था, मतलब कि नमक कानून तोड़ो की बात जो कर रहा था, तो वहां पे आप देखे होंगे कि बहुत जो है परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन क्या देखने को मिला था कि वहां पर अलग अलग स्टेट में नमक कानून को लेकर अलग अलग नेताओं ने जो है आंदोलन छेड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। तो ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। और क्या भूमिका रही, वही स्थिति स्वदेशी आंदोलन में भी रही, मतलब कई स्थानों पर जो है ये आंदोलन चलाया गया और इसके अलावा इसी आंदोलन के माध्यम से कई नेताओं को जेल में भी डाल दिया गया। तो उनकी भूमिका को दर्शाना है। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। आखिर राष्ट्रवाद कैसे उदय होता है और क्रांतिकारी जो नरम दल और गरम दल होते हैं उस तरह से क्या कम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर राष्ट्रवाद आता है। अंग्रेजों ने क्या पक्षपात हमारे साथ किया और किस तरह से घटनाएं, जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं जो है एक अप्रिय रही, जिसके कारण जो है हम लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करना पड़ गया कि नहीं, यदि ब्रिटिश शासन ऐसे ही रही तो ऐसे ही बेकसूर लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फांसी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ उग्र राष्ट्रवाद का उदय शुरू हो गया। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। छोटा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही पे सबसे ज्यादा संविधान से स्रोत भी लाए गए। 60% स्रोत भारतीय संविधान का ये कहाँ से लिया गया? ये अधिनियम 1935 से लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस का जो रोल है, मतलब जो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जो स्थापित किए थे उनकी बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल की बात करेंगे। नदियां और नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, जैसे कोयला कहाँ पे होता है, इसके अलावा जो है लोहा कहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम कहाँ पे होता है, सोना, तांबा, ये सब जो भी चीजें हैं ये कहाँ पर होते हैं, इसकी बात हम लोग किसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
इस ज्योग्राफी का जो ये पार्ट है खनिज संसाधन, मतलब कौन कहाँ से उत्पादन में क्वेश्चन दे सकता है या भंडारण में भी क्वेश्चन दे सकता है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, तो भारत एवं विश्व के जो राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा जलवायु और मौसम है, मतलब भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, कैसा मौसम पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे बारिश होती है। टाइम जोन, ये विश्व का मानक समय रेखा हो जाएगा, भारत का मानक समय रेखा, दोनों आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। मतलब आईएसटी पढ़ना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जीएमटी पढ़ना है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब है कि विश्व मानक समय और भारत, जननांकीय परिवर्तन एवं प्रवास, आखिर हमको जनगणना भी थोड़ा पढ़ना है और प्रवास की जनसंख्या कर रही है उसके बारे में कुछ पॉइंट को कवर करने हैं, वो भी एनसीईआरटी से, क्योंकि जननांकीय परिवर्तन एवं प्रवास पूरी तरह से एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डाटा दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। इंडो इकोनॉमी में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 के बीच, 91 के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं, इसका मतलब है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना वगैरह जो भी बना, तो उसमें जो जो कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कभी कोई न कोई योजना चलाई गई, तो उसके बारे में क्या अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, वहाँ से योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, इसी का टॉपिक हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में हरित क्रांति पढ़ना है। दुग्ध विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार क्या क्या था, वो टॉपिक पढ़ना है। 1991 में जो आर्थिक सुधार आया था, मतलब कि राव और मनमोहन मॉडल जो था, इसका मतलब है कि वो आर्थिक सुधार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि आर्थिक सुधार से संबंधित जो भी 1991 में हुआ, यहाँ तक कि रुपए का अवमूल्यन भी कर दिया गया, वैल्यू घटा दिया गया, तो ये बातें यहाँ पर करेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, मतलब कि जब मोदी सरकार आती है तो उसके पश्चात क्या क्या आर्थिक सुधार होते हैं। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आता है और किस तरह से इसमें बदलाव होता है, और ये अप्रत्यक्ष कर होकर जो है कितना सरकार को लाभ पहुंचाता है, इसमें किस किस सेक्टर में कितने जो है कर वसूले जाते हैं और कितने जो है राज्यों को वितरण किए जाते हैं, ये बातें यहाँ पे कर लेंगे। भारतीय संविधान, संविधान की देखिए प्रमुख मुख्य विशेषताएं जानना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 है, उसको जानना है। मौलिक अधिकार, ये भाग 3 है, और कर्तव्य जो है भाग 4A है, इसको जानना है। संसदीय प्रणाली, हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है कि किस तरह से लोगों की नियुक्ति होती है, कौन करता है, और किससे जनता सीधे चुनती है, ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाएंगी। संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का संघ मतलब संबंध जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब इस पर भी क्वेश्चन ये लोग बना लेंगे कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय, जो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, ये रिट भी दायर करता है, हर व्यक्ति को रिट दायर करने का अधिकार देता है। और किस तरह से हमारी न्यायपालिका का गठन हुआ है, कब हुआ था, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था, ये सब कुछ बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जिला प्रशासन कैसे करती है, स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है, ये सिंधवी समिति, ये सब जितने भी पंचायत राज व्यवस्था संबंधित है वो आपके इस पॉइंट में हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान। अब इसके बाद आते हैं अंकगणित में, ये आपका 6 चैप्टर है, मतलब नंबर सिस्टम है, प्रतिशत परसेंटेज है, साधारण जो है अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक घात है और औसत है। अब इसके बाद बात करते हैं सामान्य हिंदी, वो भी 5 नंबर का है। अभी आपने मैथ भी 5 नंबर का देखा, लेकिन ये 15-15 नंबर का हो जाते हैं, मतलब मैथ तो ज़्यादा है क्योंकि जो सारणी है वो मैथ में ही आता है। अब आते हैं संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नता शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं। इतना आपको पेट के एग्जाम में 5 अंक के लिए लड़ना होगा। 5 अंक है टोटल, ये 5 अंक के लिए लड़ना होगा। इसके अलावा अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश, मतलब व्याकरण एक तो देखना है और अपठित गद्यांश मिलाकर 5 नंबर का वो भी है, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो ये देखिएगा, बृहद एवं लघु,
क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक और कथन विश्लेषण का निर्णय। ये हो गया आपका रीजनिंग। ये भी 5 अंक का है। इसका मतलब है कि इसका भी एक रोल है, लेकिन इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा प्रयास करोगे तो 4 तो सही कर ले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं समसामयिकी। ये जो जीएस का पोर्शन है समसामयिकी, मतलब कि करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स का जो प्रभाव है वो 10 अंक का है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि 10 अंक है, इसमें में कई 2 सेगमेंट बीत जा रहे हैं। जैसे आपका इंग्लिश खत्म हो जा रहा है, यहाँ तक कि आपका रीजनिंग खत्म हो जा रहा है, उतना मिला करके खुद करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब आते हैं सामान्य जागरूकता। ये भी 10 अंक का है, ये भी जीएस का ही पार्ट होता है। जैसे भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानना है, देश की राजधानी मुद्रा के बारे में जानना है, मतलब कि ये स्टैटिक जीएस की तरह है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, भारतीय संसद, संविधान सभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। ठीक है, अब आते हैं भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तकालय एवं विजेता, ये हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके अलावा देखिए हिंदी का एक पद्यांश दे रहा है जिसमें 10 अंक है, जो आपको 2 गद्यांश रहेंगे। ठीक है, और ग्राफ व्याख्या का विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा जिसमें अंक 10 होंगे। तालिका का भी विश्लेषण 2 तालिकाएं होंगी जिसमें अंक 10 होंगे। मतलब मैथ का एक प्रॉपर देखा जाए तो 25 अंक है आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। 25 अंक बहुत मायने रखता है। हिंदी आपको 15 अंक है, रीजनिंग 5 अंक है, अंग्रेजी 5 अंक है। तो जो अंक जिसका विश्लेषण का अंक ज़्यादा बड़ा है उस पे आप काम करिए, तभी आप कवर कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग आज के सेशन को देखें तो आज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पेट के सिलेबस को। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को